गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जी की लाइफ स्केच को कंप्लीट किया है। टुडे वी विल जस्ट समराइज ऑल दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट 3 वीडियोस। और इस लास्ट वीडियो के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूँगी जिसके आपने मुझे आंसर्स सेंड करने हैं। टुडे वी विल जस्ट डू अ रिवीजन ऑफ दिस लाइफ स्केच। हमने सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जी इतने फेमस थे कि ऐसा कोई भी संगीत प्रेमी नहीं होगा जो उनको ना जानता होगा। दूसरी बात हमने इनके बारे में पढ़ी कि ये पटियाला घराने के थे। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि ये जितना शास्त्रीय इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में प्रसिद्ध थे उतना ही फिल्मी जगत, फिल्मों में भी इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं। फिर इसके बाद हमने इनकी कई ठुमरियों के बारे में पढ़ा जिसके अंदर से 2 ठुमरियाँ बहुत फेमस थी। फर्स्ट थी याद पिया की आए और दूसरी है आए न बालम का करूँ सजनी। ये 2 ठुमरियाँ इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि आज भी हर व्यक्ति के कानों में ये 2 ठुमरियाँ गूंजती हैं, मतलब आज भी उनको ये ठुमरियाँ याद हैं। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ठुमरियाँ गायन शैली है एक जो कि पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, इतना लोग इसको गाना पसंद नहीं करते थे या सुनना नहीं पसंद करते थे। लेकिन जब से बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जी ने इसको गाया है, ठुमरियों को गाया है, तो उसके बाद से ठुमरियाँ इतनी ज़्यादा लोकप्रिय, मतलब इतनी ज़्यादा फेमस होगी, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगी कि कई बार तो प्रोग्राम में आगे से सुनने वालों की तरफ से ही फरमाइश आती थी कि हमें ठुमरियाँ सुनाई जाएँ। मतलब ठुमरियाँ उसके बाद से इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। इसके बाद हमने इनके जन्म के बारे में पढ़ा था। इनका जन्म 1901 लाहौर में हुआ था। पिता का नाम था उस्ताद काले खां जी। जैसे हम मोस्टली हर एक संगीतकार के बारे में पढ़ते हैं कि उनको अपने पूर्वजों से ही संगीत मिला था, सेम वैसे ही इनकी वंश परंपरा भी संगीतज्ञों की थी, मतलब इनके पूर्वज भी बहुत अच्छे संगीतकार थे। इसके बाद अगर इनके पूर्वज संगीतकार थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके घर में शुरू से ही संगीत का माहौल था। इनको शुरू से ही बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला अपने आसपास, तो इनको भी संगीत सीखने की इच्छा हुई। सबसे पहले इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने चाचा जी से लेनी शुरू की थी। कुछ समय बाद कुछ कारणवश उनके चाचा की मृत्यु हो गई, जिसके कारण फिर इन्होंने इसके बाद अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। जन्म और संगीत शिक्षा में हमने पढ़ा, इनका जन्म हुआ था 1901 लाहौर में हुआ था। पिताजी का नाम उस्ताद काले खां जी था। परंपरावश इनकी वंश परंपरा संगीतज्ञों की थी, इनके पूर्वज संगीतकार थे, जिसके कारण इनको शुरू से ही संगीत का वातावरण अपने आसपास अपने घर में मिला, जिसके कारण इनको भी संगीत सीखने की इच्छा हुई। फिर इन्होंने संगीत अपने चाचा जी से सीखना शुरू किया। कुछ कारणवश इनके चाचा जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिताजी से लेनी शुरू की। इसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ समय तक आप पहले ये सारंगी भी बजाते थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारंगी की फ़ोटो भी दिखाई थी कि सारंगी क्या होती है। आप कुछ समय तक सारंगी भी बजाते रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप कुछ समय तक इंस्ट्रूमेंटल थे, वादक थे जो सिर्फ बजाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके 3 छोटे भाई थे, बरकत अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान और अमीन अली ख़ान। 3 छोटे भाई थे, बरकत अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान, अमीन अली ख़ान। ये हो गया इनके जन्म के बारे में, संगीत शिक्षा के बारे में और थोड़ा बहुत इनके परिवार के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा इनके भ्रमण और प्रसिद्धि के बारे में। ये कैसे प्रसिद्ध हुए, कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ कहाँ पे रहे, भ्रमण के बारे में। भ्रमण मतलब घूमना। सबसे पहली बात जब हमने पढ़ा कि ये लाहौर में इनका जन्म हुआ था और अपने पिताजी पहले चाचा से संगीत की शिक्षा लेते थे,
चाचा की मृत्यु के बाद अपने पिताजी से संगीत सीखना शुरू किया इन्होंने। पिताजी से संगीत की शिक्षा लेने के बाद कुछ समय बाद ही ये बम्बई चले गए थे। क्यों गए थे? उस्ताद सिद्दी खां जी से संगीत सीखने के लिए। ठीक है, बम्बई गए थे। भ्रमण में सबसे पहली बात आई है इनकी बम्बई जाने की। क्यों गए थे? संगीत सीखने गए थे। किससे? उस्ताद सिद्दी खां जी से। ओके। फिर संगीत सीखने के बाद कुछ समय बाद ही अपने पिताजी के साथ लाहौर वापस अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से धीरे धीरे करके इनकी प्रसिद्धि होनी शुरू हुई है, प्रसिद्ध होना शुरू हो गए थे। सबसे पहला कार्यक्रम इन्होंने अपना कलकत्ते में दिया था। सबसे पहला कार्यक्रम कलकत्ता में दिया था। कहाँ पे? एक संगीत सम्मेलन था जहाँ से इनकी प्रसिद्धि शुरू हो गई थी। प्रसिद्धि के बारे में इतना पैराग्राफ आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गया कि ये सबसे पहले बम्बई गए, वहाँ पे अपने पिताजी के साथ पिताजी से संगीत सीखने के बाद गए उस्ताद सिद्दी खां जी से संगीत सीखने के लिए। कुछ समय बाद संगीत सीखने के बाद ये लाहौर वापस आ गए अपने पिताजी के साथ। उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ से इनकी प्रसिद्धि शुरू हुई। सबसे पहला कार्यक्रम इन्होंने कलकत्ता में दिया। कहाँ पे? एक संगीत सम्मेलन में दिया, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस होने शुरू हो गए। इसके बाद 1947 में विभाजन हो गया। विभाजन इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, जिसके बाद कि यह हिंदुस्तान छोड़कर कराची पाकिस्तान में रहने लग गए थे। लेकिन कराची में रहने का मतलब ये नहीं था कि ये भारत बिल्कुल ही इन्होंने छोड़ दिया था। संगीत का सम्मेलन जब भी भारत में होता था तो यह ज़रूर आते थे संगीत के सम्मेलन के लिए। कहाँ पे आते थे? भारत में आते थे। पाकिस्तान से भारत में आते थे। कुछ समय बाद इनका पाकिस्तान में मन नहीं लगा तो इन्होंने भारत सरकार को एक अर्जी डाली, अपनी इच्छा प्रकट की कि इनको भारत आके रहने दिया जाए। भारत सरकार ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मंजूरी दे दी कि ये भारत आकर रह सकते हैं। उसके बाद से इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और ये भारत आके रहने लग गए। कहाँ पे रहने लग गए? जहाँ पे ये सबसे पहले गए थे, बम्बई में रहने लग गए। ठीक है। इसके बाद 1960 में इनको लकवा मार गया था। ये लकवा से पीड़ित हो गए थे। अब अगर लकवा से पीड़ित हो गए थे इसका मतलब कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, तो जितना पैसा था इकट्ठा हुआ था धीरे धीरे करके खर्च हो गया। जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो इनको काफ़ी आर्थिक मतलब पैसों की परेशानी आई। फिर 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता की थी इनकी। 1961 में महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि ये बम्बई में रहते थे, उसकी कैपिटल महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने इनको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता की। कुछ समय बाद ये ठीक हो गए, इनका इलाज हुआ, ये बिल्कुल अच्छे हो गए और ये फिर अपने कार्यक्रम देने शुरू कर दिया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी में भी अपना कार्यक्रम प्रसारित किया है। फिर हमने पढ़ा था कि दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहने का मतलब कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे भी संगीत का कुछ भी सम्मेलन कार्यक्रम होता था, इनको ज़रूर आमंत्रित किया जाता था, इनको ज़रूर इनवाइट किया जाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे गायन शैलियों के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा इनके स्वभाव के बारे में। इनका स्वभाव बहुत मिलनसार था, सरल था, लेकिन मूडी था। मूडी कैसे था कि जहाँ पे भी मन आता था ये गाने लग जाते थे। गाना इनके लिए ऐसे था जैसे कि इनकी एक खुराक होती है जिसके बिना ये रह ही नहीं सकते। हमने मूडी के बारे में एक एग्जाम्पल भी लिया था कि एक बार की बात है कि एक बार कोई ऋषभ, रे स्वर की बात चल रही थी। ऋषभ रे स्वर को कहते हैं। ऋषभ की बात चल रही थी। बात करते करते इनको यमन राग याद आ गया और ये यमन राग ही गाने लग गए। हमने इनके स्वभाव के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने स्वरों के बारे में पढ़ा कि स्वरों पर इनका पूरा अधिकार था।
कठिन से कठिन स्वर समूह मतलब अलंकार, तान, अलाप कुछ भी हो, बहुत ही आसानी से ये गा लेते थे उसको। फिर इनका गला इतनी अच्छी तरह से तैयार था कि ये जहाँ चाहते थे, जैसे चाहते थे, अपने गले को घुमा लेते थे। दो पढ़े हमने इनके स्वभाव के बारे में और इनके स्वरों पर पूरा अधिकार था इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पंजाब अंग की ठुमरियाँ। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि पंजाब अंग की ठुमरियाँ मतलब कि पंजाब स्टाइल में गाने वाली ठुमरियाँ, जिसके अंदर की लयकारी, ताने, सरगम, अलाप वगैरह बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। लेकिन ये ऐसे, इनके लिए ये चीज़ ऐसे थी जैसे कि ये उसके साथ खेलते हो। इनके लिए बहुत इजी था ये सब कुछ गाना। इनके लिए बहुत ज़्यादा ये साधारण सी बात थी, लेकिन सुनने वालों के लिए बहुत हैरानी की बात थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते थे। फिर आई बात इनकी आवाज़ की। इनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। इनके पहरावे के बारे में थोड़ा हमने बताया था कि इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, कुर्ता पहनते थे, छोटी मोरी वाला पैजामा पहनते थे और रामपुरी काली टोपी पहनते थे। ये इनका पहनावा था। देखने में, कहने का मतलब ऐसे लगता था जैसे ये पहलवान है, लेकिन गायन में बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्ट। मतलब कि गाने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद हमने गायन शैली में पढ़ा घराने के बारे में कि घराने के विषय में इनका मानना था कि घराने ने संगीत का सत्यानाश कर दिया है। कैसे सत्यानाश? ऐसे कि एक तो लोग घराने के नाम पे अपनी मनमानी करते रहते हैं और दूसरा मनमानी अपनी करते हैं और बदनाम, मतलब नाम किसका लगाते हैं? घराने का। बदनाम घराने को कर देते हैं। इनका मानना ये था कि अच्छा गायक वही है जब कोई बिना मुंह बिगाड़े, बिना अपने गले को अपने ऊपर जोर लगाए आराम से गा सकता है, वही अच्छा गायक होता है। इन द लास्ट हमने पढ़ा मृत्यु के बारे में। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1968 को हो गई थी और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इनको याद ना रखता हो। ये हमेशा हमेशा के लिए सबके दिलों में बसे हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस लाइफ स्केच में जो मेन चीज़ें, मेन डेट्स याद रखने वाली हैं। सबसे पहली 1901 में इनका जन्म हुआ था लाहौर में। इसके बाद 1947 विभाजन जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तब ये इंडिया छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में रहने चले गए थे। फर्स्ट डेट 1901 जब इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1947 जब कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, ये इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले। उसके बाद 1960 जब ये लकवा से पीड़ित हो गए थे। उसके बाद 1961 एक साल बाद जब महाराष्ट्र सरकार ने इनको 5,000 रुपये की सहायता की थी। एंड लास्ट जब इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। मतलब कि 1901 में जन्म हुआ, 1947 में ये इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वापस आए तो 1960 में ये लकवा से पीड़ित हो गए। 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने इनकी आर्थिक सहायता की 5,000 रुपये देके। और लास्ट में हमने डेट पढ़ी 1968 जब इनकी मृत्यु हो गई थी। आई होप आपको ये पूरा लाइफ स्केच अच्छी तरह से समझ आ गया। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको रीड किया है। पहले हमने 3 अलग अलग वीडियोस में बहुत डिटेल में, आज मैंने आपको पूरा लाइफ स्केच समराइज़ करके भी बता दिया है। इफ़ स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी। अब इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी इसी लाइफ स्केच से रिलेटेड, जिसको आपने सॉल्व करने के मुझे वापस सेंड करना है। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।